सटीक उत्तर वाले प्रश्न सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक विद्यार्थी एक प्रश्न को हल करने के लिए अपने x, y, z अक्षों का उपयोग करता है। दूसरा विद्यार्थी उसी प्रश्न को हल करने के लिए अपने अलग x, y, z अक्ष का उपयोग करता है जो पहले वाले विद्यार्थी के सापेक्ष घूमे हुए है। निम्नांकित में कौन अक्षों के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। तो देखो, पहला एक विद्यार्थी है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस पर करता है। ये कितना x, ये y और z हम नहीं ले रहे क्योंकि वो 3 डायमेंशन में चला जाता है। तो दूसरा विद्यार्थी इससे कुछ घूमे हुए एक्सिस पर करता है। तो दूसरे विद्यार्थी के मान लेते हैं ये कितना है x डैश। दूसरे वाले के लिए हम एक्सिस क्या है x डैश y डैश ले लेते हैं, x डैश और ये कितना हो गया y डैश। अब मान लो यहाँ पर कोई एक सदिश है, ये सदिश है a, ये सदिश क्या है a। तो ये पुरानी वाली पहले वाले विद्यार्थी के सापेक्ष क्या θ1 कोण बना रहा है और x डैश वाली अक्ष से कितना बना रहा है θ2। ठीक है। अब इसमें देखो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एक अदिश राशि का मान, मतलब कौन सी चीज निर्भर नहीं करती अक्षों पर, एक अदिश राशि का मान। हम अदिश राशि मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले रहे हैं, ये बिंदु P, ये बिंदु Q। तो जब x अक्ष होगी तो भी यही दूरी होगी, ये दूरी कितनी L। तो x y अक्ष है तो भी L ही दूरी होगी और x डैश y डैश x है तो भी दूरी कितनी रहेगी L ही रहेगी। ठीक है ना। तो किसी मान लो दूरी क्या है अदिश राशि है, तो अदिश राशि पे अक्षों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा दिया हुआ है एक वेक्टर के x y z घटक। तो x y z घटक करेंगे तो a का ये घटक करेंगे तो कितना आएगा a cos θ1 और ये कितना आएगा a sin θ1। और अगर इस वाली एक्सिस पर करेंगे तो आएगा यहाँ से ये आ जाएगा कितना a cos θ2 और ये कितना आ जाएगा a sin θ2। तो यहाँ पर घटक ये तो घटक तो अलग अलग आ रहे हैं, ये a cos θ1 ये cos θ2 दोनों डिफरेंट हो गए x एक्सिस पर घटक, और यहाँ पर भी a sin θ1 ये a sin θ2 तो ये भी घटक अलग हो गए। तो घटकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। सी दिया हुआ है एक सदिश, तो सदिश पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सदिश पे दो चीज़ होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। तो परिमाण एक ही a ही है, दिशा भी यही है, तो न दिशा में प्रभाव पड़ा न परिमाण पर। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है वेक्टर का परिमाण, तो परिमाण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो किस चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है एक्स वाई अक्षों की दिशा में घटक पर। बी ऑप्शन क्या दिया है एक वेक्टर के एक्स वाई एक्स घटक पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आंसर क्या रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सी बराबर ए प्लस बी तो सी कितना दिया है सी बराबर ए प्लस बी। तो देखो जो a प्लस बी का परिमाण होता है वो छोटा होता है या बराबर होता है a प्लस बी के, और ये बड़ा होता है a माइनस बी के परिमाण से या बराबर हो सकता है, यही होता है। तो a प्लस बी का परिमाण c का परिमाण हो गया। c का परिमाण है जो c सदिश है वो छोटा होगा या बराबर होगा a प्लस बी के, और या बड़ा होगा a माइनस बी से। अब देखो इसमें दिया हुआ है a में c सदा a से बड़ा होता है, तो c का मान हमेशा a से बड़ा होगा। तो देखो c का मान a माइनस बी भी हो सकता है, और a माइनस बी का मान a से क्या कम, तो c का मान क्या होगा a से कम हो गया। ठीक है ना। तो सदा बड़ा होगा ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा हो सकता है कि c छोटा है a से और c भी छोटा है b से, तो c का मान a और b दोनों से ही छोटा है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, माना सदिश a कितना है 5i कैप, माना सदिश a 5i कैप तथा सदिश b कितना है माइनस के 3i कैप। तो यहाँ से a प्लस बी को क्या लिखेंगे हम सदिश c कितना आएगा 2i कैप, और यहाँ पर a का परिमाण कितना है 5, a का परिमाण 5, b का परिमाण कितना है 3 और c का परिमाण कितना है 2। तो c का जो परिमाण है वो 5 से भी कम है और 3 से भी कम है, मीन्स c का परिमाण a से भी कम हो गया और b से भी कम हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि c का परिमाण a से भी कम हो और b से भी कम हो, तो हमारा b क्या है करेक्ट। c दिया हुआ है c तथा
ए प्लस बी, सी सदा ए प्लस बी के बराबर होता है। तो सी का मान ए प्लस बी के हमेशा बराबर नहीं होता, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो सदा बराबर नहीं होता। डी ऑप्शन, सी कभी भी ए प्लस बी के बराबर नहीं होगा। हो सकता है, इक्वल लगा है ना, तो सी का मान ए प्लस बी के बराबर हो सकता है। कब होगा? जब ए और बी दोनों की दिशा समान होगी, तब सी का परिमाण ए प्लस बी के योग के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3, दो वेक्टरों ए तथा बी के बीच का कोण 120 डिग्री है। तो यहाँ पे वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच कितना कोण है? 120। 120 है तो ऐसा होगा करीब, ये बी 90 से बड़ा है 120 डिग्री, तथा इनका परिणामी सी है। तो इनका परिणामी क्या है? सदिश सी है। तो सी बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी क्रम से इन वेक्टरों के परिमाण हैं। तो सी सदा ए माइनस बी के बराबर होगा, सी सदा ए माइनस बी से छोटा होगा, सी सदा ए माइनस बी से बड़ा होगा, सी का मान ए माइनस बी के बराबर हो सकता है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो सी का परिमाण निकालते हैं। तो यहाँ से सी का परिमाण हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120, और कॉस 120 को लिख सकते हैं हम साइन कॉस 90 प्लस 30। ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 को लिखा साइन 90 प्लस 30, साइन सॉरी कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 का मान -1/2। तो ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस ए भी बचा। तो ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसका मान है? सी, सदिश सी का परिमाण। और हम परिमाण निकाल लेते हैं ए माइनस बी। क्या निकाल लेते हैं? ए माइनस बी का मोड। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से अगर ए माइनस बी का मोड निकालें तो रूट चला जाएगा उधर, कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो सी का मान दिया है रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका मान दिया है रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर तो दोनों जगह कॉमन है, और ए माइनस बी जब निकाल रहे हैं तो माइनस के 2ab है, यहाँ पे कितना है? माइनस के ए बी है। इसका मैं इसमें से जब ज़्यादा चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये चीज़ लेस हो जाएगी। तो हो गया ए माइनस बी का परिमाण छोटा है किससे? सी से, हमेशा ही छोटा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सी सदा ए माइनस बी से नहीं, बी में दिया है सी सदा ए माइनस बी से छोटा होगा, सी में दिया सी सदा ए माइनस बी से बड़ा होगा। तो सी का मान ए माइनस बी से हमेशा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अनेक वेक्टरों के परिणामी वेक्टर का x घटक सभी वेक्टरों के, ए ऑप्शन में दिया हुआ है x घटकों के योग के बराबर होता है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है परिमाणों के योगफल से छोटा हो सकता है, सी ऑप्शन परिमाणों के योगफल के से बड़ा हो सकता है, डी ऑप्शन परिमाणों के योगफल के बराबर हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना है अनेक वेक्टरों के परिणामी वेक्टर का x घटक। ठीक है, तो अनेक वेक्टर में यहाँ पर हम पहले दो वेक्टर ले लेते हैं। तो देखो माना दो वेक्टर a बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप तथा b बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये मैंने दो वेक्टर ले लिया, अनेक वेक्टरों की बात कर रहा है लेकिन मैं दो वेक्टरों से इसको कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा वेक्टर लेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमें निकालना है इनके परिणामी का x घटक। तो इनका परिणामी r है, तो r वेक्टर का परिणामी हो गया ये x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप। अब परिणामी का x घटक देखते हैं। तो देखो
परिणामी का x घटक लेंगे तो i का गुणांक क्या होगा, परिणामी का x घटक हो जाएगा। तो परिणामी का x घटक हो गया कितना, x1 प्लस x2। ठीक है, अब ए ऑप्शन में दिया हुआ है x घटकों के योगफल के बराबर होता है। तो सदिशों का x घटक का योगफल देख लेते हैं। सदिशों के x घटक का योग मतलब a सदिश के x घटक का एक a सदिश का x घटक प्लस b सदिश का x घटक। तो एक a सदिश का x घटक कितना x1 और b सदिश का x घटक कितना x2 और इनका हमने क्या कर दिया योग, तो x1 प्लस x2 आया। और परिणामी का x घटक भी कितना x1 प्लस x2। इसका मतलब क्या, परिणामी का जो x घटक है वो सदस्यों के x घटकों के योग के बराबर है। मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है। अब बी ऑप्शन में दिया है परिमाणों के योगफल से छोटा होता है, तो इनके परिमाण निकाल लेते हैं। तो देखो ए का परिमाण हो जाएगा यहां से रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और बी का परिमाण हो जाएगा कितना, रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये तो परिमाण हो गए। अब देखो परिमाण का योगफल देखते हैं। तो देखो मुझे एक चीज पता है कि ए का परिमाण क्या, रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो ये x1 क्या होगा, छोटा होगा किससे, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। मतलब ए के परिमाण से x का मान छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ही x2 का मान छोटा होगा किससे, रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहां से निकालें इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 छोटा होगा किससे, x1 प्लस x2 छोटा होगा रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दिया और ये क्या है, सदिश a का परिमाण, ये क्या है, सदिश b का परिमाण। और ये कितना है, x1 प्लस x2। तो जो x1 प्लस x2 क्या है, परिणामी सदिश का x घटक, परिणामी सदिश का x घटक। तो ये परिणामी सदिश का x घटक सदिशों के परिमाण के योगफल से छोटा है। मतलब बी ऑप्शन क्या है, सही है। सी ऑप्शन में देखो परिणामों के योगफल से बड़ा हो सकता है, तो ये x1 प्लस x2 a प्लस b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में दिया परिणामों के योगफल के बराबर हो सकता है। तो देखो बराबर के लिए यदि y1 बराबर y2 क्या है, 0, ये y1 और y2 0 हैं, तो यहां से देख सकते हैं x1 क्या बराबर हो जाएगा रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। y1 तो 0 है, अगर y1 0 है तो x1 का स्क्वायर का रूट लेंगे तो x1 ही होगा, तो ये x1 के इक्वल हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे लेंगे कितना, रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अगर y2 का स्क्वायर, y2 0 है तो x2 का स्क्वायर का रूट x2 आएगा, तो ये किसके बराबर है, x2 के। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो x1 प्लस x2 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के। किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के। तो परिणामों के योगफल के बराबर भी हो सकता है परिणामी का x घटक, वो तब होगा जब y1 y2 0 हो। y1 y2 0 हो जाएंगे मतलब सदिशों में केवल x ही घटक हो, y घटक या z घटक क्या हो, 0 हो, उस समय पर बराबर भी हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारे ऑप्शन हो गए ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5, दो वेक्टरों a तथा b के सदिश गुणनफल का परिमाण हो सकता है a ab से अधिक, b ab के बराबर, c ab से कम, d 0। तो देखो यहां पर हमें एक चीज पता है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या +1 से छोटी होती है, बराबर होती है, और इसकी वैल्यू -1 से बड़ी होती है या इक्वल हो सकती है। तो साइन थीटा का मान -1 से लेके +1 तक होता है। ठीक है, अगर इसमें ये कितना -1 साइन थीटा और ये कितना +1, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मॉड ए और मॉड बी, मतलब ए और बी के परिमाण के गुणनफल से गुणा कर दूं,
तो जैसे ही गुणा कर देंगे तो ये कहता है माइनस के मॉड ए मॉड बी बड़ा है कितना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और छोटा है किससे, ए के परिमाण और बी के परिमाण के गुणनफल से। ये ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का परिमाण। ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी का परिमाण। ये छोटा है ए के परिमाण और बी के परिमाण के गुणनफल से, और ये कितना, माइनस ए का परिमाण माइनस बी का परिमाण। ठीक है, अब देखो इसमें दिया है दो वेक्टरों ए तथा बी के सदिश गुणनफल का परिमाण हो सकता है। ए में दिया ए बी से अधिक, तो ए बी से अधिक तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन क्या कर रहे थे, ए बी के बराबर। तो ये इक्वल, देखो इक्वल टू लगा हुआ है, ए बी के बराबर हो सकता है। कब होगा, बी ऑप्शन में बराबर के लिए थीटा कितना हो, 90 डिग्री। तो जैसे साइन 90 हो जाएगा तो साइन 90 कितना, ए बी हो गया। तो मतलब ए ये बराबर भी हो सकता है, बराबर कब हो जाए थीटा क्या हो, 90 हो, मतलब बी सही है। ए बी से कम होगा तो कम तो हो ही सकता है, और डी क्या है, शून्य। तो शून्य कब होगा, डी में दिया है शून्य के लिए अगर थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी कितना, ए बी साइन थीटा, तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। मतलब दोनों ही सदिश समांतर हो, या थीटा अगर 180 भी हो, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत भी सदिश हों, तो भी यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का परिमाण ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए बी से कम भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। हमारे आंसर हो गए बी, सी तथा डी।